तो यार वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अ सीरीज का डे नंबर 6, जहाँ पे मैं आज आपके लिए ले आई हूँ आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 3 इतने बड़े बड़े चैप्टर, इतने सारे टॉपिक्स, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेसेस, क्या क्या याद करेंगे और कैसे। तो यार आज की वीडियो के बाद ना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स के इतने सारे चीज़ों को इतने ज़्यादा आसान तरीके से, उनके एक्रोनियम्स, निमोनिक्स, स्टोरीज, जो मर्जी कह लो, इतना आसान तरीका लेकर आई हूँ ना हर चीज़ को याद करने की, कि आज की पूरी वीडियो के बाद ना आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि पूरी की पूरी सीरीज को शुरू से लेके एंड तक फॉलो करना पड़ेगा। जब जो चीज़ बोलूंगी तो याद करो, नोट्स बनाओ, मेरे साथ साथ 2-2 बार बोलो और याद करो। आपकी पूरी सीरीज के बाद बिजनेस स्टडीज आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी, ये गारंटी मिली है। लेकिन पूरी सीरीज को फॉलो करो, नोट्स बनाओ और साथ साथ चीज़ों को याद करो जैसे जैसे मैं कहती हूँ। इससे पहले भी प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्रोनियम्स हमने बनाए थे, याद करे थे। आज उन सबको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे का अपने इन तीनों चैप्टर्स को करते हैं, जिनमें और बहुत सारी नई कहानियाँ, नए एक्रोनियम्स हम याद करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने वाली, याद करने वाली, लेकिन आज की वीडियो में इतना भी अगर कर लोगे ना तो ये 3 चैप्टर्स ना आपके बहुत अच्छे से रट जाएंगे, गारंटी हो जाएगी इन 3 चैप्टर्स की, ये तो हमें आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन, जो पिछले हमने निमोनिक्स, एक्रोनियम्स याद किए थे पिछले 2-3 वीडियोस में, उनकी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? गो पापा गो टू CID। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने क्या बोला था? कुछ एक ऐसे फीचर्स मैं निकाल कर लेकर आई हूँ जो फीचर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, जो फीचर्स अगर आपको मैं कहती हूँ स्टाफिंग के नहीं याद, डायरेक्टिंग के फीचर्स नहीं याद, आप इन फीचर्स को एक बार याद तो करके देखो। ये सेम फीचर्स आप बाकी सब में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर ही तो आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो जो मैनेजमेंट का फीचर है वो उसके सब पार्ट्स का फीचर तो होगा ही ना। तो मैनेजमेंट के फीचर्स याद कर लो और इसके साथ साथ बाकी भी सारे फीचर्स में याद करा दे। तो अभी देखो, जी से हमारे पास क्या था? ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। पी से मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह पे मैनेजमेंट काम आती है। जी से मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सी से मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। आई से मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। और डी से मैनेजमेंट क्या थी मेरी? डायनामिक थी। ठीक है, या फिर डायनामिक की जगह पे आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी लिख सकते हो कि मैनेजमेंट में हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो ये थे कुछ एक मैनेजमेंट के फीचर्स। सिमिलर तरीके से आप प्लानिंग के फीचर्स याद कर सकते हो। कैसे? प्लानिंग P से शुरू होता है, तो गो पापा गो टू CID में हम क्या कर देंगे? प्लीज पापा गो टू CID। ठीक है, तो P से परवेसिव सेम रहेगा, G से गोल ओरिएंटेड, C से कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डिसीजन मेकिंग। आगे वाले P से मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूंगी? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये हो गए मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग P से शुरू होता है, तो P लिख दो आगे, प्राइमरी। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, गोल, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्टिविटी। डी से आप लिख दोगे फिर से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ऐसे ही बाकी चीजों की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ ऐसा कुछ। ऑर्गेनाइजिंग में आप यही वाले सेम टू सेम लिख सकते हो। अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं, स्टाफिंग में भी सेम चीज आप लिख सकते हो। क्या? स्टाफिंग में S आता है, S से शुरू होता है, तो आप क्या लिख दो? सॉरी पापा प्लीज गो टू CID। सॉरी पापा गो टू CID। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डायनामिक। S से क्या लिख दोगे? प्लानिंग, स्टाफिंग इज अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, तो स्टाफिंग में आपने S लगा दिया। ठीक है, स्टाफिंग इज अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। उसके अलावा स्टाफिंग परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, सब कुछ बाकी चीजें आप सेम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में फिर से सेम कर दो। डायरेक्टिंग D से शुरू होता है, तो D से कर दो डियर पापा गो टू CID। फिर से परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डायनामिक या डिसीजन मेकिंग। डी से आप क्या लगा दोगे? डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग इज अ डाउनवर्ड एक्टिविटी। यानी कि डायरेक्टिंग कैसे होती है? टॉप से बॉटम को फ्लो होती है, ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को डायरेक्शन देते हैं। तो जो डायरेक्टिंग हैज अ डाउनवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो मतलब कि टॉप वाले लोग बॉटम वाले लोगों को डायरेक्टिंग करते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा मेरा डायरेक्टली। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, मतलब हम फीचर्स को हमें सिंप्लीफाई करना होगा कि हमें समझना होगा, बहुत सारी चीजें हैं पर उन सभी चीजों में बहुत सारी चीजें कॉमन भी तो हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये हो गए मैनेजमेंट के, ये हो गए मेरे प्लानिंग के, प्लानिंग पी से है तो पी से शुरू कर दिया, स्टाफिंग एस से है तो सॉरी पापा हमने कर दिया कि स्टाफिंग इज ए सेपरेट फंक्शन, वो आ गया फीचर। डायरेक्टिंग है तो इसको मैंने डी से शुरू कर दिया कि डियर पापा गो टू CID, तो डी से मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग इज अ डाउनवर्ड फंक्शन। डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, टॉप से बॉटम की तरफ होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज हमने क्या सीखी थी, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या बोला था, वी हैव स्पेल्ड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वी हैव स्पेल्ड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इतनी आसान है। ठीक है, अगली चीज, इसके अलावा मैंने और क्या आपको करवाया था, एक चीज मैंने आपको कराई थी प्लानिंग का प्रोसेस, जिसकी मैंने पूरी कहानी आपको याद करवाई थी, और एक मैंने आपको कराया था ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग का तो देखो बहुत आसान है, ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया मुझे ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया तो IDEA, बस इस ई को हम पीछे ले जाएंगे, IDAE, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इस ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया, उस ई को बस मैं पीछे ले जाऊंगी। ठीक है, प्लानिंग के लिए तो मैंने पूरी कहानी बताई थी। प्लानिंग पहला फंक्शन होता है, पहला यानी कि हमारा ओपनर होता है। ओपनर कौन है, हमारा रोहित शर्मा। शर्मा जी का बेटा गोल लेकर आया कि मैं बाउंड्री मारूंगा, पहले उसने देखा कौन सी साइड बाउंड्री मार सकते हैं, कौन सी साइड फील्डर खड़ा है, फिर उसने ये चेक किया, फिर उसने एक साइड डिसाइड करी कि इसी साइड बाउंड्री मारूंगा, बाउंड्री मारी, छक्का मारा, छक्के मारने के बाद देखा कि अब आगे क्या कर सकते हैं। यही तो पूरा मेरा प्लानिंग है कि पहले आप अपना गोल सेट करते हो, फिर आप अपना प्रेमिसेस, अपनी बाउंड्री सेट करते हो, आप कुछ अजम्पशन लेते हो फ्यूचर के बारे में, फिर आप चेक करते हो कि क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएट करते हो उन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को कि शर्मा जी के बेटे ने देखा कौन सी साइड फील्डर नहीं खड़ा। इवैल्यूएट करने के बाद सिलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर उनको इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करने के बाद आप सिलेक्ट करते हो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर आप एक्शन ले लेते हो, फिर आप सोचते हो फॉलो अप की अब आगे क्या करूं, अगला शॉट कौन सा मारूं। ये हो गया मेरा प्लानिंग का प्रोसेस। अच्छा, ऐसे ही मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए भी आपको याद करवाया था। मेरे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने क्या बोला था, जो मेरी फॉर्मल है और इनफॉर्मल है, इनके लिए क्या बोलो कि सर 2 रुपए दे दो, सर 2 रुपए दे दो। कि जो फॉर्मल है वो स्टेबल होती है, फॉर्मल में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, 2 रुपए चाहिए तो आर मेरा 2 बार आएगा, कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रिटर्न होते हैं और इसमें जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं वो भी रिटर्न डाउन होते हैं। एंड लास्टली डी फॉर डेलिब्रेट, की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिब्रेटली बनाया जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है, डिवीजन ऑफ वर्क है, आर से रूल्स भी लिखे हुए हैं, रिलेशंस भी लिखे हुए हैं, और डी से हमारे पास क्या आता था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिब्रेट है। ये सारी चीजें फॉर्मल के लिए तो ट्रू हैं, पर ये सारी चीजें इनफॉर्मल के लिए फॉल्स हैं। ऐसे बहुत सारे एक्रोनियम हमने पीछे करे थे। ठीक है, इन सभी एक्रोनियम्स को ना यार आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे थे जो हमने पीछे याद करे थे, हमने पीछे लिखे थे। ठीक है, उन सभी के नोट्स होने चाहिए कॉपी में भी और दिमाग में भी। इसके अलावा आज बहुत सारे और हम करने वाले हैं। पहली चीज तो हमने आज देखी, एक स्टाफिंग का फंक्शन और एक डायरेक्टिंग का फंक्शन। ठीक है, स्टाफिंग में बस एस लिख दो, सॉरी पापा गो टू CID, और डियर पापा गो टू CID, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टिंग का और स्टाफिंग के जो फीचर्स हैं वो एज इट इज आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, देखो जो फीचर्स है, मोस्टली ऐसा नहीं आता कि फीचर आप ऊपर से आइडेंटिफाई करके बताओ। ठीक है, जो फीचर्स हैं वो ऐसे ही आता है कि ऊपर आइडेंटिफाई करो कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, एनी 2 फीचर्स लिख दो, एनी 4 फीचर्स लिख दो, तो आप ये फीचर्स लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिए हैं वही फीचर्स लिखने हैं, ये फीचर्स भी आप लिख सकते हो। इन फीचर्स के भी आपको पूरे बाय पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे का हमारा चैप्टर। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे एक्रोनिम्स याद किए थे, अगर याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अपनी कॉपी में भी देखो, लिखो और याद करो। आगे चलते हैं, हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम हर चीज को शॉर्ट में आसानी से याद करेंगे। ठीक है, चलो, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइन्ड टू हेल्प द एम्प्लॉइज इन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल कैपेबिलिटीज। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। देखो, स्टाफिंग दिया है, डेवलपमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, चारों का मतलब समझते हैं। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप ढूंढ रहे हो कि कौन कौन लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। पहले आप देखते हो कि कितने लोगों की जरूरत है, फिर आप ढूंढते हो उन लोगों को और उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करते हो। मतलब स्टाफिंग के अंडर आता है डेवलपमेंट भी, सिलेक्शन भी, ट्रेनिंग भी। स्टाफिंग
में पहले आप देखते हो कितने लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे लोग, उन लोगों को सिलेक्ट करना, उन लोगों की ट्रेनिंग करना, उन लोगों को पैसा देना, सब कुछ A to Z लोगों से लेने देने के लिए एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कुछ A to Z स्टाफिंग में आता है। ठीक है, सिलेक्शन में आप सिर्फ क्या करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो और चेक करते हो और लोगों को सिलेक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो कि हाँ मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। ट्रेनिंग में तुम सिर्फ और सिर्फ उनको जॉब से रिलेटेड चीजें सिखाते हो। देखो दो चीजें हैं, एक है कि मैं तुम्हें सिर्फ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम्स में काम आएगा, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारे काम नहीं आएगा। पर एक है कि मैं तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही हूँ, इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, कैसे बोलते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये चीजें सिखा रही हूँ। ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये पूरी जिंदगी भर कहीं भी आप जाओगे वो आपको काम आएगा। तो ये होता है डेवलपमेंट, जो सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ इसी चीज में काम नहीं आएगा, इसी नौकरी में, इसी एग्जाम में काम नहीं आएगा, पूरी जिंदगी भर कहीं भी काम करो आपको वो स्किल्स काम आएंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये सब। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट क्या होती है, पूरे करियर से रिलेटेड होता है, पर जो ट्रेनिंग होती है वो एक ही जॉब से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब पहली चीज देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ कि लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो, ये भी नहीं बोला हुआ कि इसी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग है। जब करियर से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, कहीं भी काम करोगे, किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब पे वो काम आएगी, तो वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, वो ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग सिर्फ प्रेजेंट जॉब में आपके काम आती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेवलपमेंट, क्योंकि करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी आपको और मैच्योर करती है, आपकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव करती है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट। अगली चीज, चार चीजें हैं, चारों का मतलब समझाती हूँ, फिर हम इनको मैचिंग कर सकते हैं। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, देखो प्लेसमेंट का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड। देखो जब मैं कहती हूँ किसी की प्लेसमेंट हो गई, तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी बंदे को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में किसी एक रोल पे नौकरी मिल गई है। ठीक है, मैंने इसे प्लेसमेंट हो गई, इसका मतलब आपको किसी भी एक कंपनी में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी नौकरी पक्की हो गई है, तो मतलब आपकी प्लेसमेंट उस कंपनी में हो गई है। तो वही चीज यहाँ पे बोली हुई है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन या एक रोल, एक पोस्ट पे आप फाइनली किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए हो, तो वो क्या होती है जी, प्लेसमेंट होती है। रिक्रूटमेंट देखो क्या होता है, इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉइज करंट, नहीं, रिक्रूटमेंट क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट के अंदर एक कंपनी ढूंढ रही है, सिलेक्ट कर रही है, सर्च कर रही है कि हमें जो लोग चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, वो किसी कॉलेज से मिल सकते हैं, वो किसी दूसरी कंपनी के लोग हो सकते हैं, कहाँ से हमें लोग मिलेंगे, हम सर्च कर रहे हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग, और उन लोगों को बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी में आओ, मेरी कंपनी में अप्लाई करो, मेरी कंपनी में नौकरियां मिल रही हैं। हम रिक्रूटमेंट के अंदर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जब हम सिलेक्ट करेंगे वो होता है सिलेक्शन, अभी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि लोगों को कहाँ कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लोगों को बोल सकते हैं कि आओ मेरी कंपनी में अप्लाई करो। ठीक है, ओरिएंटेशन का क्या होता है, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। पहले हमने रिक्रूटमेंट करी, लोगों को ढूंढा, फिर हम उनकी सिलेक्शन करते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं, उनको एक नौकरी, एक रोल पे रख देते हैं। जब उनको नौकरी मिल गई तो हम लोगों को ओरिएंटेशन देते हैं कि अब आप हमारी कंपनी में आओ, हम आपको दूसरे लोगों से मिलवाएंगे, अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बताएंगे। ओरिएंटेशन आपकी होती है पहले दिन पे कंपनी में, या जब कॉलेज में जाओगे ना, पहले दिन पे ओरिएंटेशन होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कॉलेज में कौन सी डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीजें कॉलेज में है, इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, अच्छी बुरी चीजें देखी जाती है, अगर प्रमोशन है तो वो कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल में होती हैं। इवैल्यूएट की जाती है आपकी परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, की हमने सोचा था कि आप ऐसा काम करोगे पर आपने इतना अच्छा या इतना बुरा काम किया या ठीक किया, वो सारी चीजें अप्रेजल में इवैल्यूएट करी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो प्लेसमेंट हमारी कहाँ पे आएगी, नंबर 2, 1, 2, ये तो हट गया जी, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट हमारे कहाँ पे आएगी, रिक्रूटमेंट इज नंबर 4, दिस वन, एंड ओरिएंटेशन इज नंबर 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगली चीज मेरे पास आती है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड बाय दिस टू इंश्योर दैट इट्स एम्प्लॉइज हैड द स्किल्स एंड नॉलेज टू बिल्ड इनोवेटिव हाई परफॉर्मेंस कार्ड। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया, मेथड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो भी आप करंट, जिस भी आप करंट जॉब पे हो,
आप आज की डेट में जो भी जॉब कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको उसी जॉब के बारे में सिखा रही हूँ कि ये जॉब कैसे करनी है, ये जॉब के लिए आपको क्या-क्या करना ज़रूरी है, उस जॉब के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, सिर्फ आज की जॉब के लिए। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कल को तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए कुछ सिखा ही नहीं रही, मैं तुम्हें सिर्फ आज की जॉब कैसे करनी है वो सिखा रही हूँ। जैसे कि अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि 12th के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में अगर कोई पेपर आता है, उसमें से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, तो कैसे करना है। मैं तुम्हें आगे के लिए सिखा ही नहीं रही कि बीकॉम में क्या करना है, मैं सिर्फ आज का सिखा रही हूँ, करंट जॉब का। तो वो है ट्रेनिंग, ठीक है। अब ट्रेनिंग के दो तरीके होते हैं, ट्रेनिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा तरीका मेरे पास होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सारी चीजों के साथ नोट्स आप बनाओगे, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जहां पे तुम्हें कल को नौकरी करनी है, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, उसी पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें लेकर जाया जाता है और उसी पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे कि मान लो अब एक तरीका हो सकता है कि मैं तुम्हें घर पे बिठा के तुम्हारे बोल रही हूँ कि ये लो एक मॉक टेस्ट कर दो, और एक तरीका हो सकता है कि मैं तुम्हें एक्चुअल में स्कूल में लेके जाऊं, उसी एनवायरनमेंट में बिठाऊं जहां पे तुम्हारा एक्चुअल में बोर्ड का पेपर होगा। समझ लो दोनों चीजों में फर्क है। मैं आपको घर पे दे देती हूँ कि मॉक टेस्ट करके मुझे 3 घंटे का दे दो, वो होगा ऑफ द जॉब। मैं आपको एक्चुअल में लेके नहीं गई जहां पे आपने बोर्ड का पेपर देना था। एक होगा कि मैं आपको स्कूल में लेके जाऊंगी, टीचर को सिर पे खड़ा करूंगी, आपको 3 घंटे का टाइम दूंगी, टीचर आपको देख रहा है और उसी प्रेशर के अंडर आपको पेपर करना पड़ेगा। वो होगा ऑन द जॉब, मतलब जहां पे आपको काम करना है उसी लोकेशन पे, उसी ऑफिस में आपको लेकर जाया जाएगा और ट्रेनिंग कराई जाएगी। पर ऑफ द जॉब में उस लोकेशन पे ट्रेनिंग नहीं होगी जहां पे आपको काम करना है, कहीं और आपको लेके जाया जाएगा, कहीं दूर, कहीं अलग जगह पे। जैसे कि आप मॉक टेस्ट अपने घर से दे रहे हो, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब में आपके पास क्या क्या आता है, ऑन द जॉब में पहली चीज आपके पास आती है इंडक्शन। इंडक्शन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन। जैसे हमने ओरिएंटेशन पढ़ा, वैसे ही इंडक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, कि आपको आपके मैनेजर्स, सीनियर्स, जूनियर्स, आपके डिपार्टमेंट के बाकी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि काम कैसे होगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन कहाँ पे क्या है। आपके ऑफिस का टूर करवाया जाता है, रूल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रेगुलेशन, छुट्टी, हर चीज के बारे में बताया जाता है। इंडक्शन में बस इंट्रोडक्शन हो रही है हर चीज की। यूजुअली पहला दिन इंट्रोडक्शन का होता है, कंपनी में भी, कॉलेज में भी, हर जगह पे। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एप्रेन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और तीसरी चीज मेरे पास आती है अपनी इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता है यूजुअली, जैसे प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इनके लिए कोई स्कूल नहीं बना हुआ कि जाके जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम सीखोगे, प्लम्बर का काम सीखोगे, नहीं। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जिसके जो काम आपको करना है, जैसे अगर आपको एक प्लम्बर का काम करना है तो एक सीनियर प्लम्बर के नीचे आपको छोड़ दिया जाएगा। आप सीनियर प्लम्बर के साथ काम करने लग जाओगे। वो सीनियर प्लम्बर काम करेगा, आप उसको देखोगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा बोलेगा कि चल ये काम कर दे, ये चीज पकड़ा दे, ये ऐसे कर दे। आप साथ साथ सीखते जाओगे, उसको देखते जाओगे, उसके साथ काम करते जाओगे। यानी कि अप्रेंटिसशिप के अंदर क्या हो रहा है, एक सीनियर है, वो सीनियर के अंडर आप काम कर रहे हो, वो सीनियर वही काम कर रहा है जो काम आपको करना है। जैसे कि अगर आपको प्लम्बर बनना है तो एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड प्लम्बर के अंडर आप काम करोगे, उसके साथ काम करोगे, उसका एक तरीके से असिस्टेंट बन के आप काम करोगे, उसको देखते रहोगे कि ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप देख देख के सीख जाओगे। वो थोड़ा थोड़ा आपको काम देता रहेगा साथ साथ कि अब तो ये सीख गया, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। 2-4 महीने में आप सारा काम सीख जाओगे। इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे ही करते हैं, इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करते हैं, 2-4 महीने में सीख जाते हैं। इंटर्नशिप में यूजुअली क्या होता है, एक कॉलेज के बच्चे के लिए इंटर्नशिप होती है। कॉलेज का टाई अप होता है कंपनीज के साथ, कॉलेज और कंपनीज का आपस में टाई अप होता है। वो क्या करते हैं, कॉलेज में बच्चे थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, जिस चीज की पढ़ाई कॉलेज में कर रहे हैं उसी चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए आपके कॉलेज के किसी एक सेमेस्टर के 2-3 महीने आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऑन कैंपस, मतलब कॉलेज में आती हैं कंपनीज और आपको इंटर्नशिप के लिए लेकर जाती हैं। तो इंटर्नशिप 1 से 2 महीने की समर इंटर्नशिप हो सकती है, ठीक है, कि जहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में जब कॉलेज बंद है तो तुम कंपनी के पास जाओगे और प्रैक्टिकल काम करके देखोगे। तो ये यूजुअली पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है। ऑफ द जॉब में एक ही हमें जो है हमारे सिलेबस में है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास होती है, एक ही आएगी जो मेरे सिलेबस में है, दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल
ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो है जहाँ पे आपको नौकरी करनी है वहां पे आप ऑफिस में नहीं जाते बल्कि कहीं और जाते हो। उस जगह पे एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम टू सेम एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जो एनवायरनमेंट आपको आपकी जॉब पे मिलेगा। जैसे कि अगर एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको एक फैक्ट्री में जाके काम करना है, तो वो सीधा फैक्ट्री में नहीं जाएगा, उसको कहीं और लेके जाया जाएगा जहाँ पे सेम फैक्ट्री का सेटअप होगा, सेम मशीनरी, सेम सब कुछ होगा और उसको पहले वहां पे काम सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, वो जो वर्कर है वो पहले से काम सीख जाएगा। अगर वो सीधा फैक्ट्री में जाता, उसको चोट लग सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, वो काम खराब कर सकता था। लेकिन अब वो दूसरी जगह गया सेम एनवायरनमेंट में, तो वहां पे उसको चोट भी नहीं लगेगी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाया गया होगा, काम भी खराब नहीं होगा और वो काम सीख भी जाएगा। तो ये होगी अपनी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप और हमारी इंटर्नशिप। ऑफ द जॉब में सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इतना अच्छे से याद करना है, पहले नोट्स बनाओ अच्छे से, इसको बोल बोल के याद करो, फिर हम आगे केस स्टडी देखेंगे, ठीक है। अब केस स्टडी में देखो क्या बोला है, दे इम्प्लीमेंटेड अ यूनिक अप्रोच फॉर ट्रेनिंग, कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड द सेक्शन इनटू दिस, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड। देखो यहीं से मुझे साफ मेरा आंसर मिल गया कि ये कौन सी है, ये है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया गया, एक्चुअल वर्क वाली जगह पे नहीं लेकर गए, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया कहीं और, तो वो क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या आंसर लिख के आओगे कि ये क्या है, हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। इसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। कहाँ से पता चला, इस लाइन से पता चला दैट एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड, ठीक है। एक्सप्लेन करके आओगे कि इसके अंदर हम एम्प्लॉइज को जहाँ पे उन्होंने काम करना है उस लोकेशन पर नहीं लेकर जाते, बल्कि किसी दूर लोकेशन पे, अलग लोकेशन पे लेके जाते हैं। उस लोकेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेम मशीन, सेम टूल्स, सेम रॉ मटेरियल, सब कुछ सेम टू सेम आता है, ताकि हम उनको पहले वहां पे सिखा सके, ठीक है। इससे जो है हमारे एम्प्लॉइज का एक्सीडेंट का रेट कम हो जाता है, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, अच्छे से ट्रेन होते हैं, काम भी खराब नहीं होता, सब कुछ सही से हो जाता है। तो ये मेरी क्या होगी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑन द जॉब इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप और हमारी क्या रहेगी, इंटर्नशिप, ठीक है। ऑफ द जॉब सिर्फ और सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, देखो, explain the steps of the comprehensive process discussed above till the verification stage to ensure that the company brought in the best candidates to meet the growing demand for clothing। सबसे पहली चीज क्या लग रहा है, किस फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या बोला है, कंपनी ब्रॉट इन द बेस्ट कैंडिडेट्स। क्या ये कंट्रोलिंग है? नहीं। क्या ये डायरेक्टिंग है? नहीं। अरे जब लोगों को लेकर आने की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफिंग वाले चैप्टर की यहाँ पे हमारे को बात हो रही है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, स्टाफिंग का चैप्टर है, ठीक है। स्टाफिंग में हमारे पास दो चीजों के प्रोसेस आएंगे, पहला प्रोसेस आएगा स्टाफिंग का, दूसरा मेरे पास प्रोसेस आएगा सिलेक्शन का। सबसे पहले मैंने काम क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के मैं ये समझूंगी कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ आया, प्रोसेस पूछा है, किसका प्रोसेस पूछा है, स्टाफिंग वाले चैप्टर में से किसी चीज का प्रोसेस पूछा है। स्टाफिंग वाले चैप्टर में दो चीजों का प्रोसेस आएगा, एक तो होगा स्टाफिंग का और स्टाफिंग के अंदर आएगा एक और प्रोसेस, जो प्रोसेस किसका होगा, सिलेक्शन का। इन दोनों ही प्रोसेसेस को याद करने के लिए बहुत ज्यादा आसान चीजें, एक आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर आई हूँ। चलो स्टाफिंग और सिलेक्शन के प्रोसेस को याद करने के लिए सबसे पहले हम एक इनका तरीका देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आती है अपने पास स्टाफिंग, और स्टाफिंग के अंदर आता है अपने पास एक सब पार्ट जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सिलेक्शन। स्टाफिंग बेसिकली शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ आता है, लोगों को ढूंढना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, पैसे देना, सब कुछ। लेकिन सिलेक्शन जो है वो स्टाफिंग का एक सब पार्ट है, कि स्टाफिंग में सब कुछ आता है और स्टाफिंग में सब कुछ में से एक पार्ट आता है सिलेक्शन का, ठीक है। अब स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या करोगे, स्टाफिंग के प्रोसेस में आपको आपके बड़े भैया बोल रहे हैं, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। स्टाफिंग में तुम्हें बड़े भैया क्या बोल रहे हैं, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। लेकिन सिलेक्शन में तुम क्या बोलते हो, सिलेक्शन में तुम क्या बोलते हो कि पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका। तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे बड़े भैया बोल रहे हैं एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो चुपचाप, लेकिन तुम क्या बोलते हो कि भैया पहले से ही एक रात से मैं तो जाग चुका, अब और कितना जागो, अब और कितनी पढ़ाई पूरी करूं मैं। तो ये हमारे दो सिलेक्शन के और स्टाफिंग के प्रोसेस होंगे, इनका हम मतलब समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो स्टाफिंग में हम बोल रहे हैं एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, यानी कि सबसे पहले तुम स्टाफिंग में क्या करने वाले हो, ये देखने वाले हो कि तुम्हारी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है, तुम्हें एक्चुअल में लोग चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो ई से
से यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो, इवैल्यूएटिंग द मैन पावर नीड्स। तुम अपनी कंपनी में देखोगे कितने लोगों की जरूरत है, फिर आज से तुम क्या करोगे, रिक्रूटमेंट में तुम लोगों को बुलाओगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को बुला सकते हैं अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ऐसे क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन, जिसमें तुम टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, जिसका प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पी से फिर तुम क्या करने वाले हो, सिलेक्शन के बाद तुम उनको देने वाले हो प्लेसमेंट में तुम क्या करोगे, उनको एक नौकरी दे दोगे पक्की कि तुम्हारा ये रोल होगा ये हमारी कंपनी में, ठीक है। और उनको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दोगे, अपनी कंपनी के ओरिएंटेशन करोगे साथ में, ठीक है। फिर ट्रेनिंग दोगे तुम उन लोगों को, कि ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी भैया लोगों को, है ना। फिर ट्रेनिंग के बाद तुम उनका क्या करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके बारे में पीछे भी पढ़ा था कि तुम चेक करोगे कि भैया ये लोग काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अप्रेजल परफॉर्मेंस चेक करोगे। और फिर तुम इनको क्या करोगे, परफॉर्मेंस जो है इनकी चेक करने के बाद तुम इनकी करने वाले हो प्रमोशन और करियर प्लानिंग, की तुम्हें आगे प्रमोट करना है नहीं करना है, क्या चीज है। एंड लास्ट में तुम इनको क्या देने वाले हो, कॉम्पनसेशन, पैसा लोगों को देने वाले हो। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर नीड्स, कितने लोगों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, फिर प्रमोशन और फिर कंपनसेशन। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर अपनी प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सारी चीजें एज इट इज ऑर्डर में याद करनी पड़ेंगी। ये पूरे का पूरा है मेरा स्टाफिंग का प्रोसेस। लेकिन ऐसे तो याद होगा नहीं, तो हम कैसे याद करेंगे, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। ये हमारे भैया जी ने हमें धमकी दी है, ठीक है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। बदले में हम क्या बोलेंगे, पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका, कि यार और कितना तंग करोगे, और एक रात तुमने जागने को बोल दिया, मैं तो पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका, पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका। तो पी से मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तुम्हें चेक किया जाएगा, तुम्हारी जो भी तुमने एप्लीकेशन भेजी होगी उस एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा कि उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें आगे के लिए शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जिसमें एप्लीकेशन चेक करी जाती है। फिर क्या होगा, सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हमारी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू होती है फेस टू फेस। उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आप कैसे हो, पास्ट आपका जो पिछला काम था वहां पे आप कैसे थे। तो लोगों से कॉल करके पूछा जाता है आपके पास्ट कंपनी से कि ये इंसान कैसा है, इसको हमें रखना भी चाहिए कि नहीं, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड ना हो, ये सब चेक किया जाता है। अगर ये सब कुछ सही है तो आपका सिलेक्शन का डिसीजन येस और नो में होता है। अगर वो भी येस है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है। एंड जॉब ऑफर करने के बाद आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें लिखित तौर पे सब कुछ पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि क्या नौकरी होगी, क्या सैलरी होगी, सब कुछ, ठीक है। तो ये है पहला वाला मेरा स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग हमारे बड़े भैया हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस में बड़े भैया जी हमें क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, एक रात से पहले तू पढ़ाई पूरी कर, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बदले में भैया को, सिलेक्शन के प्रोसेस में, कि पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका, अब और कितनी पढ़ाई करूं मैं, पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका। तो ये होगा मेरा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। इसी तरीके से एक्रोनियम कहानी बना के याद कर लो, और कोई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इससे याद कर लोगे पूरे के पूरे 2 लंबे लंबे प्रोसेस याद हो जाएंगे। और भाई दोनों प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में, केस स्टडी में आते हैं। तो प्रोसेसेस को तो याद करना पड़ेगा भैया, ये हम गलती से भी छोड़ नहीं सकते। तो स्टाफिंग में बड़े भैया क्या बोलते हैं, एक रात से पहले तू पढ़ाई पूरी कर। बदले में हम क्या बोलते हैं सिलेक्शन में, कि मैं पहले से एक रात से मैं जाग चुका। अब हमें क्या बोलना है, अब हमें देखना है या तो स्टाफिंग का प्रोसेस होगा या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। हमें उनके स्टेप्स ढूंढने हैं। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, द प्रोसेस बिगेन विथ, यानी कि हमें यहाँ से मिल जाएगा कि प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है, जो भी प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन। अरे हमने स्टाफिंग में तो सबसे पहले ये देखना था कि मेरी कंपनी में एस्टिमेट करना है मैन पावर नीड को, हमने वो तो किया नहीं, हम तो लोगों की एप्लीकेशन देख रहे हैं। यानी कि ये किस चीज का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या था, पहले से एक रात से मैं जाग चुका, ठीक है। तो ये पहला है क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। द ह्यूमन रिसोर्स टीम केयरफुली रिव्यूड द एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस दिस। फिर हमने जो हमें सही नहीं लगा हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कुछ को शॉर्टलिस्ट कर लिया। फिर उनको दूसरे वाले को हमने क्या बोला, टेस्ट दिया। तो ये क्या होगा मेरा सिलेक्शन टेस्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन का हमने टेस्ट लिया, सिलेक्शन टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मेरा वैसे भी क्या आएगा, मुझे तो पता है ना, सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू।
तो नंबर 3 पे इंटरव्यू ही आएगा, देखो पक्का बात है, पक्की बात है। तो 15 कैंडिडेट्स हु परफॉर्म वेल वर इनवाइटेड फॉर द कॉन्वर्सेशन, यानी कि इंटरव्यू। उनके बाद उनकी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू के बाद क्या आएगा, देखो सिंस दीज 10 कैंडिडेट्स हैड क्लियर्ड दिस, फिर उनका हमने वेरिफिकेशन किया, उनकी पास्ट कंपनी से पूछा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आर से रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आर से रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, तो पहले से ही एक रात से मैं तो जाग चुका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो अब क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिस्कस्ड अबव टिल द वेरिफिकेशन स्टेज। तो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक यानी कि वेरिफिकेशन की स्टेज तक हमने सारे पॉइंट्स को ढूंढ लिया है, हमने उनको यहाँ पर लिखकर आ जाना है। उसके आगे के पॉइंट्स ना तो पैरा में दिए हैं, ना हमसे पूछे हैं, आगे के पॉइंट्स हमें बताने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये हमारे दो प्रोसेस, और दोनों प्रोसेस को याद करने का सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है। अब इनको याद करके फटाफट से 2 बार 3 बार बोलोगे, नोट्स में लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आगे चलो। अगला मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, और उनकी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने, जो भी फंक्शन हमें ऊपर मिलता है। तो ठीक है, देखते हैं। अब फटाफट से पहले पढ़ो, फिर मेरा आंसर सुनो। देखो, अब कोई भी क्वेश्चन में अगर आंसर आता है कंट्रोलिंग, वहां पे ना हमें एक चीज दे रखी होगी कि कोई काम हुआ, वो काम खराब हो गया, उस काम में हमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ, कुछ ना कुछ खराब हुआ, और फिर हमने जाके चेक किया कि ये लॉस क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, हमने जाके उसको चेक किया, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे कंट्रोलिंग में, कि हमें कुछ ना कुछ काम हमने किया, काम में हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, हमने कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, फिर हमने जाके चेक करने की कोशिश करी कि क्या बुरा हुआ। तो वही चीज एज इट इज आप यहाँ पे देखो लिखी हुई है, ठीक है। और इससे हमें एक चीज साफ साफ पता चलती है कि मेरा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये मेरा मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोलिंग का। तो अब हमें यहाँ से समझ आ गया कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग का है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेम टू सेम एज इट इज कंट्रोलिंग की बात हो रही है। अब आता है स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड इन नंबर 1, ठीक है। मोस्टली इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सारी चीजें जो है आपको ऐसे ही पूछी जाएंगी कि कोई भी 3 लिख दो, ऊपर से आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ऊपर से आइडेंटिफाई किया कंट्रोलिंग, अब कोई भी 3 फीचर, कोई भी 3 इंपॉर्टेंस को आप लिख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पे मेरे से करी गई। फीचर्स तो मैंने बता दिया था कि जो गो पापा गो टू CID है, सिमिलर तरीके से जो है सारे चैप्टर्स के फीचर्स रहने वाले हैं। वही फीचर्स जो है घूम फिर के हर एक चैप्टर में आपके यूज हो जाएंगे कि गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस है, डायनामिक है, एटसेट्रा। अब इंपॉर्टेंस की बात करें कि अगर आप कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस को याद करना चाहो, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस को याद आप कैसे कर सकते हो, कोमा गो, कोमा गो, ठीक है। कोमा में जाओ, ठीक है, एक तरीके से ये लगा लो। तो कोमा गो, ये हो जाएगी हमारी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस में हम क्या लिख के आएंगे, कंट्रोलिंग से क्या होती है, कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एम से मुझे क्या मिलती है, मोटिवेशन। ए से क्या होती है, एक्यूरेसी चेक करी जाती है हमारे स्टैंडर्ड्स की। जी से क्या होता है, हमारा गोल फुलफिल होता है। और बचे हुए ओ से हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। बचे हुए ओ से हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर। एक ऑर्डरली तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से चलती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कोमा गो ये हो जाएगी हमारी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जैसे वो होता था ना, मीम बना होता था ना, ओमा गो टूरू लोग, तो वैसे ही ओमा गो से हम क्या कर लेंगे, कोमा गो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन, एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है, कंट्रोलिंग गोल फुलफिल करने में मदद करता है, और ऑर्डर डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। ये है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कोमा गो, ठीक है। चलो, फिर आते हैं हमारे पास मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की हमें अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप को समझाना, ये क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। अगली चीज मेरे पास आती है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है जी, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ से पूछा है डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस, ठीक है। डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग इज अ गिफ्ट, डायरेक्टिंग इज अ गिफ्ट फॉर आवर कंपनी, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, गिफ्ट्स। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, गिफ्ट्स। पहला है क्या, डायरेक्टिंग गाइड्स अवर एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉइज को गाइड करता है। डायरेक्टिंग गाइड्स द एम्प्लॉइज इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आई से क्या आता है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग इज अ गिफ्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो डायरेक्टिंग guides the employees, directing integrates the efforts of our employees, directing facilitates the introduction
ऑफ चेंजेस। डायरेक्टिंग इज द गिफ्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग गिफ्ट्स, क्या क्या गिफ्ट्स देता है डायरेक्टिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को? गाइड करता है एम्प्लॉयज को, इंटीग्रेट करता है उनके एफर्ट्स को, साथ में जोड़ता है, फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। टी से मेरे पास आता है हेल्प्स इन टेकिंग एक्शन। एक्शन को लेने में मदद करता है डायरेक्टिंग, क्योंकि जब तुम उनको डायरेक्शन बता दोगे, एम्प्लॉयज को सब कुछ बता दोगे, मोटिवेट कर दोगे, उनको अच्छी लीडरशिप दे दोगे, कम्युनिकेशन सिखा दोगे, तो वो अच्छे से एक्शन ले सकते हैं। तो फिर से डायरेक्टिंग इज अ गिफ्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारी डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस। एम्प्लॉयज को गाइड करता है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस को फैसिलिटेट करता है, एक्शन लेने में मदद करता है। और ऐसे क्या आता है कि डायरेक्टिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। डायरेक्टिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गिफ्ट है। क्या क्या चीजें गिफ्ट कर रहा है? डायरेक्टिंग गिफ्ट्स दीज थिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को गाइड करता है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस को फैसिलिटेट करता है, एक्शन लेने में मदद करता है, और स्टेबिलिटी और बैलेंस बना के रखता है डायरेक्टिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डायरेक्टिंग गिफ्ट्स दीज थिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलो फिर से हमारे पास सेट 2 का एक आ गया है एमसीक्यू, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस। देखो, अब मोटिवेशन करने के लिए ना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना, हमें उनको देने पड़ते हैं इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव दो तरीके के होते हैं। एक तो भैया पैसा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्योंकि भाई पैसा तो हर किसी को मोटिवेट कर ही देता है, ज्यादा पैसे दोगे ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव आप कैसे दे सकते हो? सबसे पहली चीज तो है कि आप उनको अच्छी सैलरी ही दे दोगे, अच्छे पैसे दे दोगे, अच्छी सैलरी और वेजेस अच्छी दे दोगे। दूसरी चीज है आप उनको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी दोगे, कि कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 5% 10% एम्प्लॉयज को मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज आप उनको रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई बेनिफिट देने वाले हो। जब भी वो रिटायर होंगे उनको पेंशन, ग्रेचुटी, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम उनको जो है आप कुछ ना कुछ बेनिफिट दोगे। चौथी चीज इसमें जो आती है वो होती है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है, जैसे एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है ना, सरकारी लोगों को, कि एक तो सैलरी मिल रही है, उसके साथ साथ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बिजली का खर्चा, फोन का, वाईफाई का, ये सारी खर्चे, या फिर गाड़ी का खर्चा आपका सरकार उठाती है, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं। ऐसे ही कई बार आजकल जो है प्राइवेट कंपनीज भी करने लग गई है। ठीक है, कि आपका वाईफाई का बिल भर देते हैं, आपको रेंट का खर्चा दे देते हैं। ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है परक्विजिट्स, कि डायरेक्टली आपको पैसा नहीं दिया पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दे दी जिससे आपका पैसा बच गया, आपका खर्चा बचा लिया। ठीक है, ये सारे होते हैं परक्विजिट्स। ठीक है, सिमिलरली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा क्या होता है कि आप पैसा नहीं दे रहे। देखो, मैं मानती हूँ कि पैसे से खुशी होती है, पर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, पैसे के अलावा भी लोग खुश हो सकते हैं। तो वो क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बिना पैसे के लोगों को खुश करना। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने देना। देखो, अगर मैं एम्प्लॉय को बोलूंगी कि मैंने जैसा कह दिया वैसे कर दे, तो चुप रहे, तो कुछ मत बोल, तो एम्प्लॉय दुखी हो जाएगा। पर अगर मैं एम्प्लॉयज को बोलूंगी कि यार आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाओ। किस चीज में पार्टिसिपेट कराते हो? डिसीजन मेकिंग में। तो एम्प्लॉय खुश हो जाता है अगर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हो। जॉब एनरिचमेंट, मतलब आप उनको जॉब ही इतने अच्छे तरीके से करवाओ कि जॉब ही आपकी इतनी ज्यादा मजेदार हो कि यार काम करने में इतना मजा आ जाता है। वरना ज्यादातर लोग तो तंग हो जाते हैं कि भाई इतना बोरिंग काम है, थक जाता हूँ काम करके। लेकिन अगर उनके जॉब को इंटरेस्टिंग बना दो तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है, देखो, she believes that if jobs are made interesting, नौकरी को इतना इंटरेस्टिंग बना दो, अलग अलग वेराइटी ऑफ वर्क हो, अलग अलग तरीके का काम हो, काम थोड़ा मीनिंगफुल हो, लोगों को करने में मजा आए, तो वही लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाएगी। तो ये होती है हमारी जॉब एनरिचमेंट, जो इसका आंसर भी है। फिर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके करियर को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी मैं आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से कर सकती हूँ। इससे क्या होगा? आप कुछ नया स्किल सीखोगे, तो कल को कहीं और नौकरी करने जाओगे तो आपको हायर सैलरी मिल सकती है। तो करियर को आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंपनीज देती है, स्किल्स सिखाती हैं। एंड जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मतलब कि मैं आपको एक गारंटी दूंगी कि अगले 2 साल 3 साल तक मैं आपको निकालूंगी नहीं नौकरी से। ठीक है, उससे भी लोग खुश हो जाते हैं कि यार सही है, चल अब मेरे को नौकरी मिल गई, अब 3 साल के लिए कोई झंझट नहीं, शांति है। ठीक है, तो जॉब की सिक्योरिटी जो कि आजकल काफी कंपनीज नहीं देती, तो इसमें यूजुअली आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि अगले 3 साल तक हम आपको नहीं निकालेंगे नौकरी से। जॉब सिक्योरिटी से भी लोग मोटिवेट होते हैं आपके अंडर काम करने के लिए। तो ये होते हैं नॉन फाइनेंशियल, ये होते हैं फाइनेंशियल। पूछा कौन सा गया था? जॉब एनरिचमेंट, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर है। चलो
विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड। अब सोर्स की बात करते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब जो आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर से ही आपने लोगों को रिक्रूट कर लिया, बाहर कहीं गए ही नहीं, कंट्री के कंपनी के अंदर ही लोगों को प्रमोट कर दिया या किसी को डिमोट कर दिया या किसी को एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में काम दे दिया, ठीक है। दो होते हैं इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आपने बाहर किसी कॉलेज से लोगों को प्लेसमेंट दे दी, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी से या न्यूज़पेपर में ऐड कर दी, इंटरनेट पे ऐड करके आपने लोगों को जो है बाहर से रिक्रूट किया है। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इंटरनल बोला है, एक्सटर्नल बोला है, कौन सा बोला है। दे डिसाइडेड टू अप्रोच पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो जब भी किसी कॉलेज से बात हो रही है तो कॉलेज से हमेशा क्या होता है, कॉलेज का एक कैंपस होता है, तो कॉलेज से कैंपस रिक्रूटमेंट हमेशा हमारी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मैंने बोला कि ना मुझे पता चला कि मेरी कंपनी में ना किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए ना लोग ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस रोल के लिए ना मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, तो मैं तो करंट एम्प्लॉय हूँ ना उस कंपनी के, वो मेरे पे तो ट्रस्ट करते हैं ना, तो मेरे कहने पे वो मेरी दोस्त को अगर रिक्रूट करे तो वो क्या है, करंट एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ना आजकल क्या हो गया कि एक प्रॉपर जो है ना टाइप ऑफ काम ही हो गए। जैसे बहुत सारी कंपनीज आजकल बन गई हैं, जो कंपनीज का काम ही यही है कि वो लोगों को कंपनीज के साथ मैच करवाते हैं और उनको लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको, जो कंपनीज लोगों को ढूंढ रही हैं उन कंपनीज में नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। मतलब दे आर एक इंटरमीडिएरी बिटवीन अनएम्प्लॉयड पीपल एंड द कंपनीज जिनको लोगों की एम्प्लॉयज की जरूरत है। दूसरी चीज क्या आती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमने क्या बोला, हमारे पास वर्ड आ रहा है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वर्ड से ही मुझे समझ आ जाता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो कंपनी है, कंपनीज क्या करते हैं, अपने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा देते हैं कि हमें इन जॉब रोल के लिए इन लोगों की जरूरत है। तो जो भी लोगों को नौकरी की जरूरत होती है वो डायरेक्ट कंपनी के पास आते हैं, नोटिस बोर्ड पे देखते हैं कि किस किस चीज की जरूरत है और डायरेक्टली कंपनी के अंदर चले जाते हैं अपने आप को जो है अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो डायरेक्टली लोग कंपनी के पास आते हैं, नोटिस बोर्ड पे देखते हैं कि किस किस तरीके की लोगों की जरूरत है और वहीं से कंपनी के पास अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे अलग अलग है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यूजुअली ये सारे ही क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें पूछा गया है वो है कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि कॉलेज की बात हो रही है। जैसे कॉलेज की बात होगी तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट या जिसको हम प्लेसमेंट भी बोलते हैं वो होता है, ठीक है। चलो, identify and state the three incentives offered by the company in the above para to improve the performance of the employees. Incentive कौन से थे, पैसा, फाइनेंशियल और बिना पैसे के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। या तो पैसे से होगा या बिना पैसे से होगा, ठीक है। देखते हैं। In the company, various benefits are provided to the employees to help them meet their medical and housing needs while in the job. तो जब भी आपको सीधा पैसा ना दिया जाए पर आपकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, मेडिकल, हाउसिंग, रेंट, ये सब चीजें, तो वो क्या होता है, परक्विजिट्स। मैंने अभी करवाया था, वो क्या होता है, फाइनेंशियल नीड्स के अंदर, फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर वो क्या होता है, परक्विजिट्स होते हैं। तो यहां से आप लिखोगे अपना पॉइंट नंबर 1 कि ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हमें यहाँ पे दिया जा रहा है और उस फाइनेंशियल इंसेंटिव का नाम क्या लिखोगे कि ये परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स व्हाइल इन द जॉब, ठीक है। दूसरी चीज, बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जा रहे हैं दूसरे मुझे, ये भी मेरा फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है। सीधा वर्ड ही दे दिया ना, रिटायरमेंट, इससे सीधा और क्या बताएगा क्वेश्चन तुम्हें। एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उनका यहाँ पर क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप उनको दे रहे हो। करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी आप उनको यहाँ पे दे रहे हो, क्योंकि आप उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन आप उनको सिखा रहे हो, उनको कुछ स्किल सिखा रहे हो, करियर उनका एडवांस करवाने में मदद कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, वो कल को की नई नौकरी में जाएंगे तो ज्यादा सैलरी वो डिमांड कर सकते हैं क्योंकि अब वो सीख गए हैं काम, ठीक है। तो 3 चीजें हमें यहाँ पर मिली, 3 ही हमें ढूंढने थे, उन्हीं तीनों को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लाइन भी बताओगे कौन सी लाइन में मिले, उनके नाम भी लिखोगे और 2 से 3 लाइन में, आप 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि 3 नंबर का है तो तीनों को आइडेंटिफाई करने का और नाम लिखने का नंबर तो मिल ही जाएगा। तो 1 से 2 लाइन में तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो अगली चीज, एक्सप्लेन वेस्टिबुल ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय को क्यों अच्छा लगेगा क्योंकि वो ट्रेन हो रहा है। नंबर 1, वो कल को कहीं नई नौकरी पे जाएगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2, जो एम्प्लॉइज है उनको जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, वो अपनी जॉब में खुश होंगे कि यार अब मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। नंबर 3, जो एम्प्लॉइज के साथ जॉब्स के टाइम एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि अब उनको ट्रेनिंग मिल गई है, वो एक्सीडेंट की जो स्कोप है वो कम हो जाएगा, गलती का स्कोप कम हो जाएगा। नंबर 4, जो एम्प्लॉइज है
और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, अब वो और ज्यादा बेहतर तरीके से, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अब वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी एम्प्लॉइज के अंदर, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के लिए भी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है, बेनिफिशियल है अगर उनको ट्रेनिंग मिलती है। नॉर्मल देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3 बेनिफिट पूछे हैं तो मैं ऊपर 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में हेडिंग लिख के आनी है, अपनी लैंग्वेज में आप हेडिंग लिख सकते हो, लेकिन पहले मैं हेडिंग लिखूंगी और हेडिंग लिखने के बाद मैं 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि पहली चीज में क्या लिख रही हूँ, जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मैं लिखूंगी जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है वो कंपैरेटिवली खुश रहते हैं अपनी नौकरी में। दूसरी हेडिंग में क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेसर एक्सीडेंट्स, ठीक है। ये हेडिंग लिखूंगी, 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी कि अब उनको काम आता है, एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही तीसरा, ठीक है, 3 नंबर का है, 3 हेडिंग बनाऊंगी, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी, आगे चलूंगी। सिमिलरली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अकेली ही चीज पूछी गई है, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करूं, फिर उसका कुछ बेनिफिट बता दूं, ठीक है, कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज पूछी है 3 नंबर में, तो मैं इसी को जितना डिटेल में हो सके एक्सप्लेन करूंगी। एक मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर में तुम्हें कम से कम अराउंड 10 लाइन का तो लिख कर ही आना चाहिए, कम से कम, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो 10 लाइन में तुम क्या लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर दो डिटेल में जो भी आता है, फिर इसके कुछ बेनिफिट्स बता सकते हो कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से क्या होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 नंबर में लिख रहे हो, कभी भी पैराग्राफ में मत लिख कर आओ, जो भी पॉइंटर्स बना सकते हो, या फिर एक पैरा लिख के फिर दूसरा पैरा लिख दो, 2-3 लाइन के बाद, लाइक 3 से 4 लाइन के बाद पैरा बदल के दूसरा पैरा लिख दो, लेकिन पूरा 10 लाइन का पैराग्राफ मत लिख के आओ अगर एक ही चीज पूछी गई है तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। चूजिंग मतलब सिलेक्टिंग, चूजिंग मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस हमें यहाँ से पूछा है। अब फटाफट से तुम खुद बताओगे सिलेक्शन का और स्टाफिंग का प्रोसेस, फटाफट से सिलेक्शन और स्टाफिंग का प्रोसेस आप मुझे खुद बताओगे। स्टाफिंग हमारे क्या थी, बड़े भैया, पहले खुद बोलो, कॉपी में लिखो, कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, फिर आके पूरे का पूरा दोबारा से सुन लो। स्टाफिंग में हमारे बड़े भैया थे, स्टाफिंग में बड़े भैया ने क्या बोला था, एक रात से पहले तू पढ़ाई पूरी कर। और फिर हम थे सिलेक्शन, छोटा भैया, सिलेक्शन में हमने क्या बोला था, पहले से ही एक रात से मैं जाग चुका, तो पहले से ही एक रात से जाग चुका भैया, अब और पढ़ाई नहीं हो सकती मेरे से, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, पहले 4 स्टेप्स जो कि सिलेक्शन के उसमें जो है प्रोसेस में यूज होंगे। पहला स्टेप क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस, उसके बाद नंबर 2 पे क्या था, सिलेक्शन टेस्ट, फिर क्या था, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या था, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। 4 स्टेप पूछे हैं, 4 ही लिख कर आऊंगी, उससे ज्यादा लिखूंगी नहीं, ठीक है। 4 को एक्सप्लेन करने को बोला, स्टेट द फर्स्ट 4 स्टेप्स आउट ऑफ अ नंबर ऑफ, हाँ, तो 4 स्टेप पूछे, मैं 4 ही स्टेप्स को लिख के आऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि पहले 2 लाइन में 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दूं कि सिलेक्शन क्या है, चारों स्टेप्स का नाम लिखूंगी, चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगी। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बच्चे बोलते हैं कि स्टेट लिखा है ना तो नाम लिख के आता, तो एक्सप्लेन करने को थोड़ी बोला है। सीबीएसई साफ साफ बोलता है अपनी हर एक आंसर की में कि अगर बच्चे ने सिर्फ हेडिंग लिखी है तो आधा नंबर दे दो, और अगर एक्सप्लेन किया है तो बचा हुआ आधा नंबर भी दे दो, ठीक है। तो अगर आप चारों पॉइंट्स की हेडिंग लिख के आ गए और चारों पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेटा लिख के ले लो, आपको चारों हेडिंग के सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, 4 में से 4 के 4 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 हेडिंग लिख के नहीं आओगे यार, क्वेश्चन नहीं तुम्हें हर बार बोलेगा कि एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन ने स्टेट बोला है तो भी तुम्हें एक्सप्लेन करके आना है, क्योंकि वो 4 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है कि 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे, 4 हेडिंग लिख के आ जाओगे। तो अगर सिर्फ हेडिंग लिख के आओगे, हर हेडिंग का सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, जितना एक्सप्लेन करोगे एक्सप्लेनेशन का आधा नंबर और मिलेगा, ठीक है। पर पॉइंट मतलब 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट की हेडिंग का आधा नंबर, एक्सप्लेन का आधा नंबर, दूसरे का एक्सप्लेन और पॉइंट हेडिंग का आधा आधा नंबर। चलो स्टेट 4 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर लो, बाहर कहीं ना जाओ लोगों को रिक्रूट करने के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे, आपके जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के अंदर से ही आप लोगों को प्रमोट कर देते हो, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हो, कुछ दूसरा काम करते हो, तो मोटिवेट होंगे ना बाकी के लोग कि कंपनी के अंदर से ही हो रही है रिक्रूटमेंट, तो कल को हमें भी प्रमोशन मिलेगी। लेकिन अगर तुम अंदर वाले लोगों को प्रमोट ही नहीं करोगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करोगे, तो अंदर वाले लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें तो प्रमोट करते नहीं, बाहर से लोग ले आते हैं, हमारे ऊपर ला करके हमारा मैनेजर बना के बिठा देते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा तो मोटिवेट होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम एफिशिएंट होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा, पैसा बहुत कम लगेगा, बहुत ही इजी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो,
क्योंकि हजारों लोगों में से तो सिलेक्ट करना नहीं है, कंपनी के अंदर ही जो 2-4 लोग हैं उन्हीं में से आपको सिलेक्शन करनी है, तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। आपको ओरिएंटेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन। क्योंकि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के बाहर से कोई आया उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कंपनी की पॉलिसीज के साथ, पर ये तो कंपनी के अंदर का ही है, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ का टाइम और पैसा भी बचेगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे आपके बेनिफिट्स और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलो, 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या था? कोमागो, ओमागो, टूरुलोप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोमागो। ये मेरा होगा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मोटिवेशन, एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है, गोल ओरिएंटेड होता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। 2 पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो ये काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे बताओ। ठीक है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर तुम कंट्रोलिंग नहीं करोगे, और कंट्रोलिंग इज अंधी, कंट्रोलिंग अंधी है, ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग अंधी है भैया विदाउट प्लानिंग। जैसे होता है ना, कानून अंधा है, कानून को कुछ नहीं दिखता, उसके सामने जो सबूत लेकर आओगे उसको वही दिखेगा। सिमिलरली कंट्रोलिंग भी अंधी है, उसको नहीं कुछ पता। जब तक तुम प्लानिंग नहीं करोगे, प्लानिंग में गोल सेट करोगे, प्लानिंग में तुम बताओगे कि मुझे 50 नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं, तभी तो जाके कंट्रोलिंग जो है चेक करेगा कि सबूत मिलेगा ना कंट्रोलिंग को फिर जाके। ठीक है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। बोलते रहो मैं तो 90% लेके आऊंगा, 75%, 80% लेके आऊंगा, कल को जाके अगर तुम चेक ही नहीं करोगे कोई फायदा ही नहीं है प्लानिंग का। सोचो तुमने एक टेस्ट दिया, ठीक है, आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि बेटा एक मॉक टेस्ट दे दो, तुमने मेरा मॉक टेस्ट दे दिया, तुमने उसका आंसर चेक नहीं किया, तुमने चेक ही नहीं किया कि कितने नंबर आए, क्या सही था क्या गलत था, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ टेस्ट देने का अगर तुमने चेक ही नहीं करा कितना आंसर आया, कितने मार्क्स आए, क्या गलत था क्या सही था, क्या मुश्किल था क्या आसान था, कैसे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था? फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको टेस्ट करने का, कोई फायदा नहीं हुआ ये सोचने का कि 85% आएंगे। अरे अगर 85% सोचे थे और 85% नहीं आए, क्यों नहीं आए, कहाँ गलती रह गई, कहाँ लैग कर रहे हो, वो तो पता होना चाहिए ना। तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है कंट्रोलिंग के बिना। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला कानून अंधा होता है, कानून अपनी नजरों से कुछ नहीं देख सकता, उसको सबूत चाहिए, जो सबूत होगा वो देखता रहेगा कि अच्छा सबूत में ये लिखा हुआ है, अब मुझे समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, लेकिन सिमिलरली कंट्रोलिंग बोलेगा मुझे पता ही नहीं, मुझे क्या पता 85% मार्क्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। किसी के लिए तो 85% अरे भाई पास हो गए, किसी के लिए 85% अरे यार मुझे नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। दोनों चीजों में फर्क है ना। तो कंट्रोलिंग को कैसे पता चलेगा कि 85% अच्छा है कि बुरा है? तो पहले तुम प्लान करो, प्लानिंग में गोल सेट करो, फिर कंट्रोलिंग बोलेगा कि तुमने तो 85 का गोल सेट किया था, तुम्हारे 90 आ गए, बल्ले बल्ले, जरूरत से ज्यादा अच्छा आ गया, तुमने 85% सोचा था आए सिर्फ 80%, तो कहीं ना कहीं गलती है, फिर कंट्रोलिंग काम करेगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग एंड प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, तो ये हमें जो है 2 पॉइंट्स बताकर आने हैं रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के। चलो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय द बलविंदर। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं? देखो लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके के होते हैं। पहला लीडरशिप स्टाइल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजर होता है, ठीक है, दूसरे में मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों मिलके काम करते हैं, और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, पहले में सिर्फ मैनेजर, दूसरे में मैनेजर और एम्प्लॉय मिलके काम करते हैं, तीसरे में सिर्फ एम्प्लॉइज होते हैं। तो इसलिए पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। दूसरे को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं? लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, पहले वाले में मैनेजर अकेला ही बॉस है, वो कहता है मुझे पता है जो पता है, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ही करूंगा जो करूंगा, ना मैं तुमसे पूछूंगा, ना मैं तुम्हारी सलाह सुनूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वही करूंगा। ये यूजुअली वहां पे होता है जहां पे ये जो मैनेजर है इसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि आई थिंक यहाँ पे यही वाला है,
he gives order to the subordinate and expect that they obey the order. उसने ऑर्डर दिया और बोला कि तुम यही करोगे जो मैंने बोला है. He does not consult, ना तो उनसे पूछा, ना उनको एनकरेज किया, डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, बोला मेरा ही ऑर्डर है, ऐसे ही करो, खुद से कुछ नहीं करोगे, जो बोला है वही करके दो, कोई डिसीजन मेकिंग तुम नहीं करोगे. ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है. यूजुअली ये कहाँ पे यूज होता है, ये वहां पे यूज होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग जल्दी करनी होती है, जहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है. और दूसरी चीज वहां पे यूज होता है जहां पर जो मैनेजर है, मैनेजर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, फॉर रिजल्ट्स कह लो, या फिर जितने भी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, उस सबकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के कंधों पर है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो लेबर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, हर कोई किसको आके पकड़ेगा, मैनेजर को आके पकड़ेगा. तो ऐसे केस में मैनेजर क्या करता है, मैनेजर खुद से हर चीज अपने हाथ में लेता है, क्योंकि उसको पता है कुछ भी गलती हुई इनका कुछ नहीं जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी. तो मैनेजर कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो. जहां पे मैनेजर के सिर पे है कि इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए, इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो वहां पे मैनेजर ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करता है. डेमोक्रेटिक में मैनेजर इनसे भी पूछता है, एम्प्लॉय से, तुम्हें क्या सही लग रहा है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए. इनका डिसीजन मेकिंग भी होता है, इनका ये लोग अपना जो है सुझाव भी बता सकते हैं. ये लोग जो है पूरा पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट में, लीडरशिप में. मैनेजर इनके साथ मिलके, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके लीडरशिप मैनेजमेंट करता है. लेजर फेयर में खुला छूट दिया जाता है, मुझे काम चाहिए, मुझे आज रात 10 बजे तक इतना काम चाहिए, जैसे मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करो, तुम जैसे मर्जी करो, तुम्हें पूरी खुली छूट है, तुम काम करो अपने हिसाब से, करो जैसे तुम्हें सही लगे वैसा करो, बस मुझे काम करके दे दो. ठीक है, तो ऐसे केस में मैनेजर बिल्कुल भी बीच में जो है नहीं पड़ता है, मैनेजर बिल्कुल भी जो है बीच में नहीं आता कि ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो. मैनेजर बोलते हैं मुझे 10 बजे तक काम चाहिए, जैसे मर्जी कर लो. अगर एम्प्लॉयज को जरूरत पड़े तो एम्प्लॉयज जाके मैनेजर को कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एम्प्लॉयज को अगर कोई जरूरत नहीं है तो मैनेजर बीच में नहीं पड़ेगा, मैनेजर बीच में आके इनको कुछ भी नहीं बोलेगा. तो ऑटोक्रेटिक सिर्फ मैनेजर, डेमोक्रेटिक में दोनों मिलके काम करते हैं. लेजिस्लेटिव में एम्प्लॉयज को खुली छूट दे दी जाती है, दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, बस उनको काम पूरा करके देना है. तो ये होते हैं 3 लीडरशिप स्टाइल्स. इसमें हमें बोला गया है ऑटोक्रेटिक वाला. ऑटोक्रेटिक कब यूज होता है, जब ज्यादा जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, लोगों से पूछ ही नहीं सकते, और जब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट्स की मैनेजर के ऊपर है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसको पकड़ा जाएगा, तो ये अपने हिसाब से काम सारा कराता है. चलो, सेट नंबर 3. This is Dash is concerned with designing jobs that include greater variety of work content, require higher level of knowledge, and gives worker more autonomy and provide them opportunity for personal growth with a meaningful work experience. क्या ये जॉब सिक्योरिटी है? नहीं. जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है तुम्हें 2 साल तक निकालेंगे नहीं. क्या ऐसा कुछ है? नहीं है. परक्विजिट, परक्विजिट मतलब रहने खाने का पैसा मिलेगा, मिला? नहीं मिला. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, क्या किसी एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा मतलब तारीफ करेगी, अरे वाह तुम तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो, तुमने सबसे अच्छा काम किया, क्या ऐसा कुछ किया? नहीं किया. तो क्या आंसर है? जॉब एनरिचमेंट. अलग अलग तरीके से अच्छे से हम काम को बहुत ज्यादा बढ़िया बना रहे, इंटरेस्टिंग बना रहे काम को, तो ये जॉब एनरिचमेंट है. सिमिलर तरीके का सवाल पीछे भी किया था. ठीक है जी. अच्छा, विच फीचर ऑफ मोटिवेशन इज बीइंग हाईलाइटेड. मोटिवेशन का कौन सा फीचर ऊपर हाईलाइट हो रहा है? मोटिवेशन मुश्किल प्रोसेस है, मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है. मैं बाहर से तुम्हें बोलती रहूं इतना अच्छे से पढ़ना है, अपना 100% देना है, कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही. तो तुम्हें अपने अंदर से वो चीज फीलिंग को लेकर आना पड़ेगा कि मैं अपना 100% दूंगा, मेरा पेपर कैसा भी हो, मैं अपना दिन रात एक करके पढ़ूंगा, मार्क्स जैसे आएंगे देखी जाएगी, मैं अपना 100% दूंगा. तो वो इंटरनल फीलिंग है, तुम्हें अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए. मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है. देखो 2 तरीके हैं. एक तरीके है मैं बोलूं कि यार मेरा बच्चा ये ना बहुत अच्छा है यार, ये तो कर ही लेगा, ये तो बहुत होशियार है, ये पहले भी इसने किया है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, टेंशन की बात ही नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम कर लोगे. ऐसे में क्या हो रहा है, मैं आपको पॉजिटिव मोटिवेशन दे रही हूँ. आपको लगता है कि यार मैम ने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया, अब मुझे मैम का भरोसा नहीं तोड़ना, अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा. और नेगेटिव में क्या होता है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा ही है, तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये तो वो. ऐसे में क्या होगा, आप अपनी ईगो पे ले जाओगे कि यार इनने ऐसा कैसे बोल दिया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, इनको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा. वो होती है नेगेटिव मोटिवेशन. तो पॉजिटिव भी हो सकती है मोटिवेशन कि मैं प्यार से बोल रही हूँ, तुम कर सकते हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे. और नेगेटिव में तुम ईगो पे ले जाओगे कि अब तो मैं गलत प्रूव करके दिखाऊंगा सबको, अब तो मैं करूंगा. तो ये हो गई नेगेटिव मोटिवेशन. मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेट जब लोगों को करोगे तुम, तो मोटिवेशन के बाद जो लोग हैं
एम्प्लॉयज हैं, बच्चे हैं, जो भी कोई है, वो गोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मोटिवेट कर रही हूँ तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारा गोल है कि तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो मोटिवेट होने के बाद तुम अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ने लग जाओगे, बिहेव ऐसा करोगे, काम ऐसा करोगे जिससे गोल पूरा हो सके। अब देखो ऊपर क्या बोला गया, पहले फटाफट से पढ़ो फिर आंसर बताओ। ऊपर सिंपल से हमें बोला गया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, पनिशमेंट भी वो दे सकती है, उनको पॉजिटिव चीजें भी दे सकती है। तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप उनको अच्छी चीजें भी दे सकते हो, आप उनको नेगेटिवली पनिशमेंट वगैरह भी दे सकते हो, थ्रेट भी दे सकते हो। तो पॉजिटिव तरीके से भी करती है वो मोटिवेशन और नेगेटिव तरीके से भी करती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। चलो, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात करी गई है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में मैस्लो क्या बोलता है, सबसे पहले तुम्हें रोटी पानी कपड़ा चाहिए। जब रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो तुम्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अपना एक सेफ्टी चाहिए कि बस अब मुझे, पहले तुम जीरो पे हो, जीरो से तुम कहते हो यार 200-400 रुपए मिल जाए, इतना मिल जाए कि मैं रोटी पानी कपड़ा अपना कर सकूं, ठीक है, रोटी खा सकूं, जिंदा रह सकूं। अब तुम्हें जिंदा रहने का पैसा मिल गया, थोड़ा सा अब तुम्हारी स्टेबल हुई लाइफ, अब तुम क्या चाहते हो, ये स्टेबल ही रहे, डाउनफॉल तो ना आए कभी, मैं कभी दोबारा गरीबी में तो ना जाऊं, अभी ये स्टेबल रहे। तो तुम्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के बाद तुम्हें अब चाहिए, अब जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, अब तुम चाहते हो मेरे दोस्त भी बने, मैं सोसाइटी में मेरा अच्छा नाम भी हो, मेरी थोड़ी सी इज्जत भी हो। फिर तुम्हें क्या चाहिए, एस्टीम नीड चाहिए। अब जब तुम्हारे थोड़े दोस्त बनने लग गए, अब तुम कहते हो मेरे दोस्त तो हैं, इन सभी दोस्तों का ऊपर टॉप का लीडर मैं होना चाहिए, मैं सबसे अच्छा होना चाहिए। अब तुम्हारी वो ईगो पे आ गई है, तुम्हारी एस्टीम पे आ गई है। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की, अब जो कुछ मैंने यहाँ तक ये सब पा लिया, अब इन सभी को और ज्यादा इंप्रूव करता जाऊं, और पैसा कमाता जाऊं, और ज्यादा इज्जत कमाता जाऊं, और ज्यादा टॉप पोजीशन पे जाता जाऊं, और ज्यादा लीडर बनता जाऊं। अब तुम्हें बस क्या है, इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि अब मेरे को दोबारा डाउनफॉल ना हो, फिर अपने दोस्त चाहिए, फिर दोस्तों का लीडर बनना है, फिर जो कुछ पा लिया सबसे बाद में उन सभी को और मल्टीप्लाई और इंप्रूव करना है। तो मैस्लो कहता है कि ये ना ऐसे ही चलेगा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये उल्टा नहीं हो सकता, ये इसी डायरेक्शन में ऊपर एक एक करके ही इंसान सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है। तो पर्सन्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सच बात है, आपको जिस चीज की जरूरत होगी वैसा ही आप बिहेव करोगे। अगर आप यहाँ पे हो तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उस तरीके का बिहेवियर करोगे, तो ये बात सच है। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, सच बात है। अगर मैं इस बंदे को बोलूं कि रोटी कपड़े मकान से ये मोटिवेट हो गया, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसको पता है रोटी कपड़े मकान तो बहुत नीचे रह गया, अब इसको बस मोटिवेशन चाहिए और ज्यादा और ज्यादा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि तुझे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, वो मोटिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही है। तो सेटिस्फाइड नीड आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, ये भी सच है। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, हायरार्किकल मतलब नीचे से ऊपर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल नीड, ये भी सच है, यहीं पे तो हमने देखा। पीपल मूव टू लोअर लेवल ऑफ नीड व्हेन अ हायर नीड इज सेटिस्फाइड, ये गलत है। लोअर पे बाद में नहीं जाते हो, पहले लोअर से होते हो फिर ऊपर जाते हो। ये क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे जाते हो, ये तो गलत है, ये गलत है। ये सही है कि नीचे से ऊपर जाते हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, सही बात है, लीडरशिप में आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव पर्सनल, अरे नहीं, पर्सनल गोल्स थोड़ी यार, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए तो तुम लीडर बनते हो। तो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। चलो, एक्सप्लेन 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब देखो, जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं बेसिकली 4 होते हैं। पहला बैरियर मेरे पास आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कि ना, आप जो मैसेज को एनकोड या डिकोड कर रहे थे उसमें गलती हो गई, मतलब जब रिसीवर ने मैसेज सुना उसने गलत लैंग्वेज में सुना, उसको सिंबल्स का मतलब नहीं समझ आया, उसको टोन का मतलब नहीं समझ आया, जिस टोन में बात करेगी उसने गलत टोन में समझ लिया, उसने लैंग्वेज गलत समझ ली, उसने कोई सिंबल को गलत समझ लिया। ये होता है सिमेंटिक बैरियर, कि आप जब समझ रहे हो किसी चीज को तो आपने गलत समझ लिया, ठीक है, गलती से। दूसरी चीज आती है मेरे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब मेरा दिमाग, मेरे दिमाग में पहले से कुछ भरा हुआ था किसी के बारे में, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, मेरे दिमाग में पहले से भरा हुआ था कि ये इंसान तो बुरा है। अब वो इंसान कितना ही कुछ अच्छा कर ले, मुझे वो बुरा ही लगेगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि ये इंसान बुरा ही है। दूसरी चीज आती है अटेंशन, कि मैं देयर वाज अ लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास क्या आती है कि देयर वाज अ लैक ऑफ अटेंशन, मैंने जब मुझे किसी ने कोई बात बोली तो मेरा दिमाग कहीं और था, मैं अटेंशन ही नहीं दे पाई। जैसे तुम लोग क्लास में करते हो, टीचर बोलता रहता है, तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है, तो लैक ऑफ अटेंशन है। तीसरी चीज लैक ऑफ रिटेंशन, टीचर बोल के चला जाता है, तुम्हें रिटेंशन, तुम्हें याद ही नहीं होता, तुम भूल जाते हो, लैक ऑफ रिटेंशन। एंड लास्टली आता है डिस्ट्रस्ट, तुम किसी भी भरोसा ही नहीं करते,
तुम्हें तो लगता है ये तो धोखेबाज है, ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है, फिर वो कितना ही सच बोलता रहे तुम्हें भरोसा नहीं होगा। ये होते हैं मेरे 4 साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इन 4 में से कोई भी 3 तुम समझा के आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तीसरा होता है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल। देखो नाम में समझ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी से बात ही नहीं कर सकता, स्केलर चेन नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बात करने का सही तरीका नहीं है। एंड लास्ट इज पर्सनल। जो भी हमारे रिसीवर हैं या फिर हमारे जितने भी मतलब जो भी लोग कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सेंडर है चाहे वो रिसीवर है, उस इंसान की कोई गलती है, उस इंसान में कुछ कमी है, ठीक है, वो इंसान जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है कम्युनिकेशन करने में, वो इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या वो इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, उस पर्सन की कोई गलती है। पर्सनल मतलब पर्सन की गलती है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई गलती है, साइको मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है, तुम पहले से सोच के बैठे हो, या तुम ट्रस्ट ही नहीं करते हो, तुम भूल जाते हो, तुम सुनते ही नहीं हो, या फिर सिमेंटिक, सिमेंटिक में एनकोडिंग और डिकोडिंग की दिक्कत होती है, लैंग्वेज की, सिंबल की, टोन की, इन चीजों की दिक्कत होती है। अगले में हमें पूछा गया डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस, तो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्टिंग गिफ्ट्स, GIFTS पहले से कर चुके हैं, ये हमें आता है, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा है, ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है हमारा मेथड, ठीक है, इसके भी एडवांटेजेस आप बता सकते हो कि इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉइज खुश रहेंगे, एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा, ये आप अपने आप से कर सकते हो, इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, ठीक है। चलो अगले में मेरे पास क्या आता है, अगला मुझे बोलता है कंप्लीटेड 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस मैं पहले बहुत बार करवा चुकी हूँ, अब ये भी आपके लिए होमवर्क है कि स्टाफिंग के प्रोसेस में कौन से 2 स्टेप्स ऊपर बोले गए हैं, ठीक है, इसको आप एक बार जो है देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि और इसको आप अपने आप से करके बताओगे कि क्या इसमें आंसर आपके पास आता है। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, ये हम करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वीडियो का, और इस लास्ट क्वेश्चन में बहुत बहुत अच्छी चीज बता के जाऊंगी, भाई खुश हो जाओगे, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड हियर फॉलोड बाय निष्ठा टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू के कम होने का कॉज ढूंढ रही थी निष्ठा। मैंने पहले भी बोला, आपने कुछ किया, कुछ बुरा हुआ, फिर आपने उसको चेक किया, जब भी चेक करने पहुंच गए तो वो कौन सा फंक्शन होगा, 110%, वो कौन सा फंक्शन होगा, कंट्रोलिंग। तुम्हारे साथ कुछ हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ खराब हुआ, तुम उसको चेक करने पहुंच गए, जैसे तुम चेक करने पहुंचे तुमने कौन सा फंक्शन किया, तुमने कंट्रोलिंग किया, ठीक है, तुमने उसके स्टेप्स बताने। अब स्टेप सुन लो कंट्रोलिंग के, एक बार मैं बता रही हूँ, अगर कोई पूछे क्या तुम्हें कंट्रोलिंग के स्टेप्स आते थे, प्रोसेस आता था, जी हाँ सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या है, क्या तुम्हें आते थे, हाँ सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। तो पहला क्या होगा, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने स्टैंडर्ड सेट करे कि 85% या फिर कितने होने चाहिए, फिर क्या होगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस, फिर अपनी परफॉर्मेंस चेक करे कि मैंने 85 का स्टैंडर्ड सेट किया था, आए कितने, मेरे सिर्फ 80% आए। फिर हम क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करोगे, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। फिर क्या आएगा, एनालाइजिंग द डिफरेंस, फिर एनालाइज करोगे, कंपैरिजन करने के बाद एनालाइज करोगे कितने का फर्क आया, 85 सोचे थे आई सिर्फ 80, कंपेयर किया तो पता चला 5% का फर्क है, एनालाइज करोगे कि 5% का फर्क क्यों आया, कि क्या गलती हमसे हो गई थी, और फिर लास्ट में हमारे पास टी से क्या आएगा, टेकिंग एक्शन, करेक्ट करने के लिए उसको एक्शन लोगे कि मैं कैसे सही इसको कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें कंट्रोलिंग का प्रोसेस आता था, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, SMCAT हमारा क्या है, कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। हमें यहाँ पे बात करी गई है कंट्रोलिंग की, क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्टेप आइडेंटिफाइड, कौन सा स्टेप वो यहाँ पे पूरा कर रही है, देखते हैं। चलो तो हमें क्या दिया हुआ है, सो निष्ठा formed a team to find out the cause of the declining customers, as this is key area for restaurant and businesses and it is critical to the success। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या उसने स्टैंडर्ड सेट किया, नहीं, क्या उसने परफॉर्मेंस मेजर करी, नहीं, कंपेयर किया, नहीं, एनालाइज किया। वो क्या कर रही है, एनालाइज करना चाह रही है कि जो भी प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम क्यों हुई, उस चीज का एनालिसिस करना चाहती है। एंड यही चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। एनालिसिस कैसे करते हो, एनालिसिस करने के 2 तरीके होते हैं। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होती है कि रिजल्ट एरियाज को मैं चेक करती हूँ, जो भी मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको मैं चेक करती हूँ कि हम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है चेक करने वाला, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, की एरियाज को वो जो है चेक कर रही है। और दूसरा क्या होता था इसमें, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन,
तो एनालाइज करने के लिए दो काम आप करते हो। पहला काम क्या करते हो, की रिजल्ट एरियाज को आप चेक करते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप चेक करते हो। दूसरा पॉइंट क्या करते हो, एक्सेप्शन से मैनेज करते हो कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को चेक करते हो, हर चीज को आप चेक करने नहीं पहुंच जाते हो। वही दोनों चीजें वो कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग के प्रोसेस की, तो सर मुझे कंट्रोलिंग आता था। कंट्रोलिंग के पूरे प्रोसेस में एनालाइजिंग वाला जो पार्ट है, एनालाइजिंग में हम क्या क्या करते हैं, नंबर 1 की रिजल्ट एरिया, जरूरी चीजों को चेक करते हैं, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करते हैं कि हर चीज को चेक नहीं करते, कुछ एक्सेप्शनल चीजों को जो ज्यादा जरूरी है सिर्फ उन्हीं को हम चेक करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने स्टाफिंग का प्रोसेस किया, सिलेक्शन का प्रोसेस किया, ठीक है, इंपॉर्टेंस करी, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, फीचर्स किए हमने हर चीज के। ओवरऑल मेरा स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, तीनों ही जो चैप्टर्स है काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कर लिया, लीडरशिप स्टाइल्स हमने कर लिया, ट्रेनिंग कैसे कैसे करते हैं ये हमने करा, मोटिवेशन के बारे में हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, कंट्रोलिंग के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हमने याद कर लिया। तो ऑल इन ऑल मोटा मोटा ये तीनों ही चैप्टर्स हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इन तीनों चैप्टर्स में मिला के इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे, ये तीनों चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद का जो आगे का पीडीएफ है, फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। इसके आगे के क्वेश्चन जो है आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे। इसके आगे जो है इसके अलावा और किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहली चीज तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आगे क्वेश्चन आप कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, जरूर करो। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं, हो सके तो 2 बार सुनो। क्यों? क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स 20 मार्क्स की वेटेज हमारे लिए रखते हैं, ठीक है। तो जो मैं करवा रही हूँ, इन सभी निमोनिक्स को, इन सभी जितने भी मैंने अक्रोनियम्स कराए, इनको बहुत अच्छे से याद करना है, नोट्स में लिखना है, दिमाग में लिखना है। इन सबको हो सके तो 2-2 बार, मेरी चाहे वीडियो सुन लो, 2-2 बार याद करो, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स कर लिए ना, सीधे सीधे 20 नंबर आपके पेपर के पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी सीरीज को एंड तक फॉलो करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में रात को 8 बजे अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स के साथ।